हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी प्रीवियस सीरीज़ चल रही थी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 की। उसकी जो आज लास्ट वीडियो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियोस ना देखी हों तो पहले आप उन्हें देख लीजिए ताकि आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी किस किस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है या मनी के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा टाइप है दैट इज़ फिएट एंड फ्यूडिशरी मनी, एंड द सेकंड वन इज़ फुल बॉडीड एंड क्रेडिट मनी। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ फिएट एंड फ्यूडिशरी मनी। इट मीन्स फिएट मनी क्या होता है और फ्यूडिशरी मनी क्या होता है। जो आपका फिएट मनी है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फिएट मनी वो मनी होता है जिसको कि गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट अथोराइज करती है। यानी यू कैन से दैट फिएट मनी इज़ दैट मनी और दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज़ अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी जो कोई भी चीज़ गवर्नमेंट ने अथोराइज करी है, गवर्नमेंट ने इशू करी है, वो सारी आ जाएगी आपकी किसमें, फिएट मनी में। ठीक है। अब जैसे हमारे इंडिया में पेपर नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, उसको कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। तो यानी ये कौन सा मनी हो गया, फिएट मनी। तो आपको क्या याद रखना है, फिएट मनी वो मनी है जिसको कि गवर्नमेंट इशू करती है। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका फ्यूडिशरी मनी। यानी हमने क्या पढ़ा, फिएट मनी में तो क्या है, गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट आपको जो है एक तरीके से ट्रस्ट प्रोवाइड कराती है कि ये जो है लीगल मनी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्यूडिशरी मनी में हम जिस चीज़ से भी एक्सचेंज करते हैं वो रियल में मनी नहीं होता, उसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज उसमें पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट होता है। मतलब आप कोई भी चीज़ जो है, कोई भी चीज़ से किसी भी इंसान को पेमेंट कर रहे हो और वो मनी नहीं है, लेकिन आप क्यों पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल चेक हो गया। ठीक है, चेक जो है वो क्या है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। यानी हम उसको मनी तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चेक है, उस पर 5,000 रुपीज़ की वैल्यू लिखी हुई है, या कोई चेक है जिस पर 50,000 की वैल्यू लिखी हुई है, तो ऐसा नहीं कि वो 5,000 रुपीज़ हैं या 50,000 रुपीज़ हैं, वो हमने उसको एक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेयर है और पेई है उसके बीच में ट्रस्ट है, इसीलिए। यानी जो चीज़ सच में मनी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रस्ट हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज अ मनी ट्रीट कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है फ्यूडिशरी मनी। यानी इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो फिएट मनी है और फ्यूडिशरी मनी है वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है। यानी फिएट मनी को गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट लीगली ऑथोराइज करती है, लेकिन फ्यूडिशरी जो मनी जो होता है उसको गवर्नमेंट इशू नहीं करती। वो ड्यू टू ट्रस्ट, ड्यू टू आपस में जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से आप उसको एक्सेप्ट करते हो। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब देखो, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी का क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल बॉडीड मनी की। ठीक है, फुल बॉडीड मनी वो मनी होता है जो कि सेम वैल्यू रखता है उस चीज़ से रिलेटेड जिससे वो बना हुआ है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉइन है और वो जो कॉइन है वो गोल्ड का बना हुआ है। इट मीन्स कॉइन की भी वैल्यू सेम है और उसमें जो गोल्ड लगा हुआ है उसकी वैल्यू भी सेम है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, फुल बॉडीड मनी इज़ एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू आर इक्वल इज़ नोन एज द फुल बॉडीड मनी। लाइक एक जो कॉइन की हम बात कर रहे थे, वो कॉइन की जो वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। यानी उस कॉइन पे लिखा हुआ है 10 रुपीज़, यानी आप उसको कितने रुपए में यूज़ करोगे, 10 रुपये में यूज़ करोगे। अब उस पर जो गोल्ड लगा हुआ है ना, अगर आप उसको भी मेल्ट करके मार्केट में बेचते हो तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 10 रुपीज़। अगर ऐसा है, यानी दोनों चीज़ों की वैल्यू सेम है, तो उसको आप बोलोगे फुल बॉडीड मनी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो गोल्ड का नहीं है या किसी और सिल्वर का है और वो 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो उसकी वैल्यू देखो, उस पर लिखी हुई है कॉइन पे 5 रुपीज़। और अगर उस सिल्वर को अगर आप मेल्ट करके बेचते हो, जो सिल्वर उसमें लगा हुआ है, उसकी वैल्यू भी अगर 5 रुपीज़ है, इट मीन्स
वो कौन सा मनी हो गया, फुल बॉडीड मनी। ठीक है, यानी आपको उसमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि उस मनी की जो वैल्यू है वो उस वैल्यू के बराबर है जिस कमोडिटी से वो बना हुआ है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो 1 रुपये का जो कॉइन होता था वो सिल्वर का होता था। ठीक है, और उस सिल्वर से जो बना होता था उस सिल्वर की वैल्यू भी 1 रुपये होती थी, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अगर कोई इंसान सिल्वर को यूज़ करना चाहता है मेल्ट करके, अगर उसको मार्केट में बेचना चाहता है तो भी 1 रुपये में सेल होगा, और अगर वो उसको एज अ कॉइन यूज़ करना चाहता है तो भी 1 रुपये में यूज़ होगा। इट मीन्स दोनों की जो वैल्यू है, कमोडिटी की वैल्यू और मनी की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो यानी ये क्या कहलाएगा, फुल बॉडीड मनी कहलाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मतलब जितनी बॉडी है उसकी वो पूरी तरीके से यूज़ हो रही है। तो इस तरीके से फुल बॉडीड मनी हो गया, मनी की वैल्यू प्लस जो हमारी क्या है, कमोडिटी की वैल्यू, वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट मनी। जैसे हमारा फिएट और फ्यूडिशरी मनी एक दूसरे के अपोजिट था, उसी तरीके से फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी भी एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखो फुल बॉडीड मनी में हमने एक चीज़ पढ़ी कि फुल बॉडीड मनी में जो मनी की वैल्यू होती है और उस कमोडिटी की वैल्यू जिससे कि वो मनी बना हुआ है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। लेकिन क्रेडिट मनी, क्योंकि ये इसका अपोजिट है, तो क्रेडिट मनी का मीनिंग है कि उस मनी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है उस कमोडिटी की वैल्यू से जिस कमोडिटी से वो मनी बना हुआ है। जैसे कि अभी तक हम जो एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, तो हमने बोला कि एक कॉइन है, ठीक है, और ये सिल्वर का बना हुआ है और इस पर इसकी वैल्यू दे रखी है 5 रुपीज़, यानी आप इसको एज अ कॉइन यूज़ करोगे तो आपको ये 5 रुपीज़ की वैल्यू को प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अगर आप इसी सिल्वर को मेल्ट करके मार्केट में सेल करना चाहते हो तो हो सकता है इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 1 और 2 रुपीज़ में सेल होने की हो। यानी यहाँ पे देखो इसकी जो मनी वैल्यू थी वो ज़्यादा हो गई और जो इसकी कमोडिटी वैल्यू है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो इसीलिए इस टाइप के जो मनी होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी, यानी जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा हो और उसकी जिस कमोडिटी से वो बना है उसकी वैल्यू कम हो। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे बेटर एग्जांपल है, जितने भी हमारे पास पेपर नोट्स होते हैं या जितने भी हमारे पास प्रेजेंट में कॉइन्स होते हैं वो सारे इसके एग्जांपल हैं। यानी अगर आप एक 100 रुपये का नोट जो है उसको मार्केट में लेके जा रहे हो तो वो एज अ 100 रुपये वर्क करेगा। लेकिन अगर उस पेपर की हम वैल्यू देखें, उस पेपर को बेचें, तो क्या वो पेपर 100 रुपये का बिकेगा जो पेपर से वो बना हुआ है? नहीं। तो इट मीन्स ये कौन सा मनी हो गया, क्रेडिट मनी। तो इस तरीके से हमने चारों टाइप के मनीज़ पढ़ लिए हैं। पहला मनी था हमारा फुल फिएट मनी। तो फिएट मनी वो मनी होता है जिसको कि गवर्नमेंट इशू करती है। उसके बाद था हमारा फिड्यूसरी मनी। तो फिड्यूसरी मनी वो मनी होता है जो कि गवर्नमेंट इशू नहीं करती, जबकि पेयर और पे के बीच में ट्रस्ट होता है, इसलिए वो उसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड था आपका फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी वो मनी होता है जिसकी मनी वैल्यू और जिस कमोडिटी से वो बना है उसकी वैल्यू सेम हो। फिर हमारा होता है क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी का मतलब होता है कि वो मनी जिसकी मनी वैल्यू ज़्यादा हो लेकिन जिस चीज़ से वो बना हुआ है, जिस कमोडिटी से वो बना हुआ है उसकी वैल्यू कम हो। अब बात आती है सप्लाई ऑफ मनी, यानी सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। तो अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ मनी की तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब स्टॉक वर्ड से हमारा क्या मीनिंग है, हमने चैप्टर 2 में ये वर्ड पढ़ा हुआ है, स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करते हो, दैट इज़ स्टॉक। और फ्लो का मतलब होता है एक पीरियड ऑफ टाइम में जो आप मेज़रमेंट करते हो, दैट इज़ फ्लो। जैसे कि आपकी पॉकेट में अभी प्रेजेंट में 100 रुपीज़ हैं, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका स्टॉक, क्योंकि हम इसे एज अ पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि सुबह से लेके शाम तक आपकी पॉकेट में कितने मनी जो है रहा है, मतलब हो सकता है आपका कुछ मनी खर्च हुआ हो या कुछ मनी आपके पास आया हो, तो यहाँ पे हमने ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया, तो वो कहलाएगा आपका फ्लो। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि हमारा जो सप्लाई ऑफ मनी है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट मीन्स ये देखता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे इकोनॉमी में लोगों के पास कितना पैसा है। जैसे कि अभी हम इस टाइम पे पता करें तो इस टाइम पे टोटल जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसके पास कितना पैसा है, दैट इज़ सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, सो दैट्स वाई
इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी अगर आपको पूछे सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में कंट्री के पीपल्स के पास कितना स्टॉक है मनी का, दैट इज़ नोन एज दी सप्लाई ऑफ मनी। अब देखो, सप्लाई ऑफ मनी में हम केवल पीपल्स के मनी को ही इंक्लूड करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसके, या कुछ लोग या कुछ इंस्टीट्यूशन आप बोल सकते हो, उन लोगों के पास जो पैसा होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहली बात तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, अभी बताएंगे क्यों नहीं करते। और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, यानी जितनी भी हमारी बैंक्स होती हैं उनके पास भी जो मनी होता है उसको भी हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि ये दोनों ही लोग क्या करते हैं ना, हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई करते हैं। ये टॉपिक हमारा अभी लास्ट में आएगा, लेकिन हम बता देते हैं आपको, क्योंकि आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा कि आखिर कंट्री में मनी सप्लाई करता कौन है, यानी कौन मनी को इश्यू करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम की जो हेड है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई ही करती है सबसे ज़्यादा तो मनी की सप्लाई, क्योंकि आरबीआई जो है जितने भी पेपर नोट्स होते हैं उनको इश्यू करती है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या इश्यू करती है? कॉइन्स इश्यू करती है। ठीक है, तो दोनों ही क्या हो गए? सप्लाई ऑफ मनी के कंपोनेंट। ठीक है, सो अब आगे बात करते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में हमारे पास 4 मेजर्स होते हैं, यानी 4 तरीके होते हैं या 4 फॉर्म होते हैं जिसके थ्रू हम मनी सप्लाई को मेज़र करते हैं। M1, M2 एंड M3। M मीन्स मेज़र। ठीक है, अब देखो हमारा जो ये सिलेबस है 12th क्लास का, उसमें केवल हमको M1 पढ़ना है, बाकी M2, M3, M4 जो है वो आपको अपनी जो फर्दर स्टडीज़ हैं वहाँ पे काम आने वाले हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ समझनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। बाकी अभी हम देखते हैं M1, यानी M1 में क्या क्या आता है। ठीक है, M1 मेज़र ऑफ मनी सप्लाई। तो इसमें आपकी 3 चीज़ें आती हैं, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब है यहाँ पे करेंसी, DD का मतलब है यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब है अदर डिपॉजिट। C मीन्स करेंसी, D मीन्स डिमांड डिपॉजिट और OD मीन्स अदर डिपॉजिट। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे कंट्री के पास या हमारे कंट्री के जो भी पर्सन्स हैं उनके पास जितनी भी करेंसी होती है या उनके जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास डिपॉजिट की गई वो मनी होती है जो कि आप जब डिमांड करोगे तब आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक तो आपने सुना होगा एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट तो वो डिपॉजिट होती है जिसको आप एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हो, उसी के बाद आप उसको निकाल सकते हो। जैसे कि आपने 20 साल के लिए कोई एफडी जो है वो डिपॉजिट की, इट मीन्स आप जो है उसको 20 साल बाद ही उस मनी को निकाल सकते हो। बहुत रेयर केसेस में आप निकालते हो पहले, लेकिन पहले जब आप निकालोगे तो आपको उसके लिए कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो DD समझ में आ गया? DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, यानी जिस मनी को आप जब ज़रूरत हो तब निकाल सकते हो, डिमांड जब हो तभी आप उसको निकाल सकते हो। और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट, जिसमें कि और सारे डिपॉजिट्स आते हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन से। तो C का मतलब तो हो गया करेंसी हेल्ड बाय दी पब्लिक इन द फॉर्म्स ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, यानी करेंसी में नोट्स भी आते हैं और कॉइन्स भी आते हैं। ठीक है, DD का मतलब हो गया डिमांड डिपॉजिट, यानी अभी मैंने समझाया डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जिसको कि आप जब आपको डिमांड हो तब निकाल सको। अब डिमांड डिपॉजिट हम करते कहाँ हैं, यानी पैसा कहाँ डिपॉजिट करते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास। ठीक है, RBI के पास हम नहीं करते हैं, RBI के पास कमर्शियल बैंक्स करती हैं। नॉर्मल पब्लिक जो है, नॉर्मल पीपल्स जो है वो डायरेक्ट RBI के पास पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें भी आगे बताई जाएंगी जब भी आपका टॉपिक आएगा तभी। अब देखो OD यानी अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, अब अदर डिपॉजिट्स का मतलब है कुछ ऐसे डिपॉजिट्स जो कि RBI हेल्ड करती है, RBI के पास होते हैं, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, डिमांड डिपॉजिट विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड द फॉरेन गवर्नमेंट। यानी इन लोगों के जो डिपॉजिट्स होते हैं RBI के पास वो आ जाते हैं आपके अदर डिपॉजिट्स में। ठीक है, थर्ड है आपका डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF, यानी ये लोग भी जो
डिमांड डिपॉजिट कर रहे हैं, ये भी आ जाएंगे आपके अदर डिपॉजिट्स में। लेकिन अदर डिपॉजिट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई, यानी गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास अगर कोई पैसा रखा है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है उसका पैसा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक सप्लायर है, यानी मनी सप्लाई करती है, ठीक है, तो इसको हम ओडी में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई, यानी बैंकिंग सिस्टम का जो पैसा है, किसी बैंक ने आरबीआई के पास जो पैसा डिपॉजिट किया है, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है, एक सप्लायर है मनी सप्लाई की, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि मेजर्स हमारे पास होते हैं मेनली M1, M2, M3 और M4, लेकिन प्रेजेंट में जो सिलेबस में हमको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं M1, ठीक है। अब M1 में भी 3 चीज़ें आती हैं, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब होता है करेंसी, DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, और OD का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। यानी हम गवर्नमेंट और बैंक के अलावा जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं उनको OD में रखते हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा हु सप्लाई मनी इन द कंट्री, जिसको कि हम ऑलरेडी बीच में ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे कंट्री में कौन ऐसा पर्सन है या कौन ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कौन ऐसा ग्रुप है जो कि सप्लाई करता है मनी की, ठीक है। तो सबसे पहले तो है आरबीआई, यानी आरबीआई क्या करती है, जितने भी कंट्री में करेंसी नोट्स होते हैं उनकी सप्लाई करती है, तो आरबीआई को हम मेन सप्लायर बोलते हैं मनी का, ठीक है। अब आरबीआई के बाद कौन है, कमर्शियल बैंक्स। देखो कमर्शियल बैंक डायरेक्टली तो कोई मनी पब्लिश नहीं करती हैं, मनी इश्यू नहीं करती हैं, लेकिन अब आप बताओ, जब भी आपको मनी की नीड होती है या आपको लोन की नीड होती है, तो आप किससे मनी जो है लेने जाते हो, बैंक के पास जाते हो, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई जो है वो डायरेक्टली पब्लिक के पास तो नहीं करती इश्यू, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स के थ्रू जो है उस चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाती है, तो इसीलिए कमर्शियल बैंक को भी एक मीडिएटर माना जाता है, एक सप्लायर माना जाता है मनी का। उसके बाद तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, सारे कॉइन्स इश्यू करती है, और जो 1 रुपये का जो नोट होता है, यानी बाकी सारे नोट्स को तो आरबीआई इशू करती है, लेकिन जो केवल 1 रुपये का नोट होता है और जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको गवर्नमेंट इशू करती है। तो इस तरीके से ये 3 सप्लायर्स हैं मनी सप्लाई के। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है या पूरा जो आप बोल सकते हो चैप्टर है वो एंड होता है, यानी हम पूरा मनी चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो बैंकिंग से रिलेटेड आने वाला है, सो बहुत जल्दी हम उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू एंड अच्छे से पढ़ाई करिए, देखिए इस वीडियो को, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।